हेडिंग लिखे थे परमाणु त्रिज्या तथा लैंथेनाइड संकुचन, और इसको हमने कहा ये वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पूछा जाएगा, ध्यान दिए रहना। तो समझ तो लिए थे कल इसको, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, ठीक है, बस छापना है हमको। तो लैंथेनाइड संकुचन था क्या? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या का घटना ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। और इसका कारण क्या था? 4f इलेक्ट्रॉनों का क्षीण परिरक्षण प्रभाव अर्थात दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और त्रिज्या क्या होने लगती है, घटने लगती है। अगर हम कॉन्सेप्ट के अनुसार समझें, मतलब जो हमारा नियम है उसके अनुसार देखें, तो इनकी त्रिज्या या तो स्थिर होनी चाहिए या तो बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इनका बढ़ रहा है वो बाहरी कोश में न बढ़कर कहाँ बढ़ रहा है, भीतरी कोश में बढ़ रहा है ना। तो भीतरी कोश में बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव हमने क्या बताया था, भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल। परिरक्षण प्रभाव क्या है, कॉपी के ऊपर लिख लो कहीं, परिरक्षण प्रभाव ऐसे शायद पीछे कहीं लिख पाए होंगे, नहीं लिख पाए, लिख लो कॉपी के ऊपर, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव ये सब 11 की चीजें हैं जो तीसरा चैप्टर था, वहां पे तत्वों के आवर्ती गुण सब वहीं पे पढ़े होगे, अगर सही तरीके से पढ़े होगे तब। परिरक्षण प्रभाव हो गया ना। तो क्या लिखो इसमें, भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल हो गया ना, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। हो गया ना। लिखो, बाहरी कोश से एक अंदर वाले कोश के, उसी में आगे लिख लेना काले पेन से, बाहरी कोश से एक अंदर वाले कोश के, चाहे उस पेज पे जगह नहीं है दूसरे पेज पे ऊपर लिख लेना, बाहरी कोश से, बाहरी कोश से एक अंदर वाले कोश के, बाहरी कोश से एक अंदर वाले कोश के, हो गया, इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव प्रबल होता है, प्रबल होता है, प्रबल होता है। बंद करके जाना। परिरक्षण प्रभाव प्रबल होता है, जबकि, जबकि अन्य भीतरी कोशों का परिरक्षण प्रभाव, अन्य भीतरी कोशों का परिरक्षण प्रभाव कम होता है या दुर्बल होता है, लिख सकते हो। अन्य भीतरी कोशों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। हो गया ना। जैसे कहने का मतलब देखो, एक ये नाभिक है, इसका पहला कोश, इसका दूसरा कोश, इसका तीसरा कोश, चौथा कोश। हम लैंथेनाइड की बात कर रहे हैं तो कितने कोश हमको बनाने होंगे?
6 कोष बनाने होंगे ना, छठवें में लैंथेनाइड होता है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, हो गया ना। तो बाहरी कोष तो हमारा छठवां है, मतलब बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन छठवें में होंगे। और यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है जी परिभाषा के अनुसार? बाहरी कोष से 2 अंदर वाले कोष के F उपकोष में, 2 अंदर मतलब 1 और 2 अंदर, यहां के F में प्रवेश कर रहा है। तो अब सोचो इनके बीच की दूरी ज्यादा है। जब आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा है तो क्या उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण अधिक होगा? नहीं होगा। 2 चुंबक एक दूसरे से दूर रख दो, क्या वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे? नहीं। जब उनको पास लाएंगे तब तो धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता है, और एक समय आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे को खींच लेते हैं, खींचते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है चौथे कोष में और बाहरी कोष है छठवां। तो क्या चौथे कोष का इलेक्ट्रॉन छठवें कोष पर ज्यादा परिरक्षण प्रभाव डाल पाएगा? नहीं। सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव कौन सा कोष डालेगा? पांचवा कोष डालेगा, जो कि पिछले वाले में हमने देखा था डी कोष, क्योंकि भीतरी कोष के डी कोष में बढ़ रहा था ना, बाहरी कोष से एक अंदर वाले कोष के डी में, इसलिए वहां पे परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा था और त्रिज्या लगभग उनकी समान रह रही थी। वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे होना चाहिए कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण त्रिज्या या तो इनकी समान होनी चाहिए या तो बढ़ जानी चाहिए, लेकिन इनमें उल्टा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में बढ़ते हैं जिनका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है। इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अधिक बढ़ जाता है, और जो नाभिक है बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर अधिक बल से आकर्षित करने लगता है या अधिक बल से आकर्षण बल लगाने लगता है, जिससे बाहरी कोष अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और त्रिज्या क्या होने लगती है? छोटी होने लगती है। ठीक है ना? ये चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं किस कोष में बढ़ रहे हैं? चौथे कोष में बढ़ रहे हैं, इसलिए इनका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होगा। अतः कौन ज्यादा प्रबल होगा या प्रभावी कौन होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा बढ़ जाएगा और बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर उनका आकर्षण बल अधिक होगा, जिससे त्रिज्या क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें हम, क्योंकि लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। हो गया? क्या लिखे? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। हो गया? जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परंतु साथ ही भीतरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव बढ़ना चाहिए।
परिरक्षण प्रभाव बढ़ना चाहिए जिससे हो गया, परिरक्षण प्रभाव बढ़ना चाहिए जिससे लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए। हो गया, आगे लिखना। चूंकि लैंथेनाइडों में इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से दो अंदर वाले कोश के बाहरी कोश से दो अंदर वाले कोश के डीप कोश, बाहरी कोश से दो अंदर वाले कोश के डीप कोश है, बाहरी कोश से दो अंदर वाले कोश के एफ उपकोश, डी नहीं है, एफ उपकोश में बढ़ते हैं। हो गया, अगर काली पेन से लिखना। जिनका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, जिनका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, जिनका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, अतः जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। हो गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। हो गया, और त्रिज्या छोटी होने लगती है, और त्रिज्या छोटी होने लगती है। और त्रिज्या छोटी होने लगती है। हो गया ना। अब नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना अतः 4f इलेक्ट्रॉनों के 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ हो गया लैंथेनाइडों की
परमाणु त्रिज्या में लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या में आने वाली कमी को ही लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या में आने वाली कमी को ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। आने वाली कमी को ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। आने वाली कमी को ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। अगर परिभाषा पूछता है, मतलब पूछता है लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, तो यही लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादा नंबर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है, सामान्यतः 1 ही नंबर में पूछा जाता है लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। बस यही जितना इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है बस यही लिख देना। ऊपर तो पूरा कारण बताया गया है कि कैसे कैसे होता है, ये समझ गए। चलो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो। इंडिकेट पॉइंट, लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, जिससे इन्हें शुद्ध अवस्था में पृथक करना कठिन होता है। जिससे इन्हें, वही होगी कुर्सी, जाओ देखो, जिससे इन्हें शुद्ध अवस्था में पृथक करना क्या होता है? कठिन होता है। हो गया? इसलिए इन्हें आयन विनिमय विधि से अलग करते हैं। इसलिए इन्हें आयन विनिमय विधि से अलग करते हैं। आयन विनिमय विधि से अलग करते हैं। बस चैप्टर समाप्त हो गया। हो गया? क्योंकि इंडिकेट पॉइंट पूछा जा सकता है। अगर तुमसे 2 नंबर में पूछा गया तो पूछा जाएगा कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो लिख देना, मतलब 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिवेक्षण प्रभाव के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या में आने वाली कमी को ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसके कारण लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, इसलिए ये शुद्ध अवस्था में पृथक करना कठिन होता है। अतः इन्हें अलग करने के लिए आयन विनिमय विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब एक आयन को दूसरे आयन से बदलना। यहाँ पे सिंपल तरीका, आयन विनिमय Zn प्लस H2SO4 वाला तुमने पढ़ा है ना। क्या होता है इसमें? ZnSO4 प्लस H2, ये आयन विनिमय अभिक्रिया ही है। आयन का विनिमय हो गया। ये H प्लस यहाँ पे था, H प्लस को हटा के कौन चला गया? Zn2 प्लस हो गया, आयन का विनिमय हो गया। या कोई यौगिक ही देख लो, HCl और प्लस क्या? NaOH। तीर के बाद तुम्हारा बनता है NaCl और प्लस क्या? H2O। समझो ये भी आयन विनिमय है। कैसे? इसका देखो Na प्लस और इसका H प्लस, इन्होंने आपस में स्थान बदल लिया। देख रहे हो, H प्लस चला गया उधर, तब HOH अर्थात H2O बन गया है।
और Na प्लस चलाया इधर, मतलब Na और Cl बन गया तो NaCl बन गया, दिखाई दे रहा है। तो ये सब आयन विनिमय अभिक्रिया ही है, तो इसी के द्वारा इनको अलग किया जाता है। मतलब एक लैंथेनाइड यहाँ पे ले लिए, और अगर दूसरा वाला प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरे वाले के यौगिक के साथ इसकी क्रिया करा दो, तो ये वाला उसको हटा देगा आसानी से, क्योंकि इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी लैंथेनाइड एक प्रकार की क्रिया करेंगे, तो उस वाले लैंथेनाइड को ये लैंथेनाइड हटा के अपने चला जाएगा, वो लैंथेनाइड अलग हो जाएगा, वो हमको प्राप्त हो जाएगा ना। तो ये चीज को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, ये तैयार कर देना। लैंथेनाइड संकुचन ही इसमें इंपॉर्टेंट है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आदि इंपॉर्टेंट नहीं है। परिभाषा तुमसे ये पूछी जा सकती है, यह ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, या इन्हें अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो अंतः संक्रमण तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको संक्रमण तत्वों के अंदर रखा गया है, इसलिए अंतः संक्रमण कहते हैं। और यह ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष से दो अंदर वाले कोष के यह कोष में प्रवेश करता है, हो गया ना। और उधर डी ब्लॉक से तुमको कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि मुक्त वाला तो हटा ही दिया है, केवल वही उनके 4 विशिष्ट गुण रट लो। 4 विशिष्ट गुण जो जैसे तुम्हारा हो गया मिश्र धातु बनाना, अंतराकाशी यौगिक बनाना, जटिल यौगिक बनाना, और फिर से परिवर्ती आयन देना या रंगीन आयन बनाना, हो गया। तो ये साधारण रूप से जो उनके विशिष्ट गुण हैं वही तैयार कर लो। ठीक, चैप्टर समाप्त हो गया। विस्तार याद कर लोगे तो ठीक ही रहेगा। मान लो थोड़ा अगर 2 नंबर में पूछा गया तो विस्तार से लिखोगे तो अच्छा नंबर पाओगे, वैसे सामान्य रूप से एक ही नंबर में पूछा जाएगा। हो सकता है 2 नंबर में पूछ लिया जाए, क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन वाला हटा दिया है, तो अगर वहां से हटाया तो इधर नंबर बढ़ेगा तब। ठीक है, ध्यान दिए रहना, पूछ सकता है। तो अगर उनको पढ़ोगे तो विस्तार उसमें लिखना क्या है। अगर रंगीन आयन बनाना तो लिखोगे, इसमें रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण और डीडीबी पाटन के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं, बस इतना लिख देना है। और 1-2 का एग्जाम्पल लिख देना, जैसे Fe2+ का रंग हरा, Fe3+ का रंग लाल, लिख देना इस तरह से। Cu2+ का रंग नीला, होगा कि नहीं होगा, तो 1-2 एग्जाम्पल याद कर लो, लिख देना बस। और अगर नहीं लिखना चाहते हो विस्तार से तो बस वही लिख सकते हो, ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, उसके बाद ये मिश्र धातु बनाते हैं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाते हैं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। किसका चुंबकीय गुण, नहीं चुंबकीय गुण में क्या पढ़ना है, चुंबकीय गुण में बस वही जानना है कि इसमें चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं कि नहीं होते हैं। अब चुंबकीय गुण किसमें पाया जाता है, Fe में, निकिल में और कोबाल्ट में, इसी के कारण इनको चुंबक बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं पूछे, नहीं लिखवाए, मतलब इसमें चुंबकीय गुण कभी दे के नाम पूछा नहीं जाता है, कभी नाम दे के नहीं पूछा जाएगा कि चुंबकीय गुण की इसकी व्याख्या करो। इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इससे इतना महत्वपूर्ण चीजें नहीं बनती हैं। बस तुमसे यही आज तक पूछा गया कि संक्रमण धातुओं के 4 विशिष्ट गुण लिखो, ठीक है ना। अब उसमें विशिष्ट गुण दिया तो सब दे दिया होगा, जरूरी नहीं है इसलिए नहीं लिखा उसको। लैंथेनाइड का नहीं, वो सबसे नहीं पूछा जाएगा। लैंथेनाइड में बस खाली तुम्हारा इस बार रासायनिक गुण लैंथेनाइड का हटा दिया है, लैंथेनाइड के बारे में बाकी कुछ नहीं है। लैंथेनाइड में केवल तुमको बस यही याद रखना है, लैंथेनाइड संकुचन याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं याद रखना है तुम्हें। अब इसमें ये जहां से शुरू हुआ जहां से खत्म हुआ उनका नाम याद रख लेना बस, बीच में कोई नाम भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि इतना लैंथेनाइड को याद करने नहीं जाता है। तो मैक्सिमम तुमसे यही पूछा जा सकता है कि लैंथेनाइड कहां से कहां तक है, तो 58 से 71 तक। 58 कौन सा था, सीरियम, और 71 कौन सा था, ल्यूटेरियम, बस इतना याद रखो उसमें। चलो, तो अगला चैप्टर शुरू किया जाए।